दमदार उत्तराखंड एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। सबसे पहले आपको बता दें, पौड़ी में गहरी खाई में कार गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई है। यमकेश्वर में कौनदा व्यासघाट सड़क पर हादसा हुआ है। बेकाबू कार गहरी खाई में जा गिरी और हादसे में कार में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। एसडीआरएफ और पुलिस की टीम ने तीनों शवों को खाई से बाहर निकाला है। रुड़की में बारातियों से भरी तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर सड़क पर पलट गई, जिसमें 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 3 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बारात मंगलौर क्षेत्र से भगवानपुर की ओर जा रही थी जब यह हादसा हुआ है। कोई बारात की जो गाड़ी है, स्विफ्ट गाड़ी है, उसका अभी दुर्घटनाग्रस्त होना जो है पाया गया है। प्रथम दृष्टया लग रहा है कि गाड़ी पीछे ही किसी वजह से अनियंत्रित होकर जो है वो टकराई है। कोटद्वार शहर के भीतर व्यापार कराने के लिए आने वाले बाहरी लोगों के लिए समस्या बढ़ सकती है। कोटद्वार शहर में बाहरी लोगों के लिए अब लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया है। कोटद्वार विधायक रितु खंडूरी ने नगर आयुक्त और पुलिस प्रशासन के साथ बैठकर कोटद्वार में सभी लोकल सब्जी और फल विक्रेताओं के लिए लाइसेंस और आइडेंटिटी कार्ड जारी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बाहरी लोगों को बिना लाइसेंस के शहर में किसी तरह का व्यापार करने पर पाबंदी लगाई है। खासतौर पर सब्जी और फल विक्रेताओं पर इसका विशेष फोकस रहेगा। बिना लाइसेंस के बाहरी व्यक्ति कोटद्वार में सामान नहीं बेच सकेंगे। नगर निगम और एएसपी के साथ बैठक में ये निर्णय हुआ है कि हमारे जितने भी ठेली वाले लोकल हमारे कोटद्वार के हैं, उनका लाइसेंस जारी होगा और एक जो कार्ड होगा वो उनको अपनी ठेलियों पे लगाना होगा। साथ ही साथ हम उनको एक आइडेंटिटी कार्ड देंगे जिसको उन्हें हर समय अपने गले में पहनना होगा। जो लोकल नहीं है उनको बिना लाइसेंस के कोटद्वार में कोई भी व्यापार करने की इजाजत नहीं होगी। खासकर सब्जी और फल वाले जो हैं, जिनके पास अगर लाइसेंस नहीं है, परमिशन नहीं है, वो यहाँ पर अपने व्यापार नहीं कर पाएंगे। अनुपम भारद्वाज हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इस पर ज्यादा जानकारी के लिए। अनुपम, बाहरी लोगों के लिए अब कोटद्वार में अगर व्यापार करना है तो उनके लिए अब लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया है, और क्या कुछ फॉर्मेलिटीज उन्हें करनी होगी, क्या कुछ रूल्स हैं जो तय किए गए हैं? देखिए, आपने जो विधानसभा अध्यक्ष है और जो कोटद्वार के विधायक है रितु खंडूरी, उनको भी सुना आपने, और उन्होंने साफ तौर पे जो नगर आयुक्त हैं और पुलिस प्रशासन है उनको निर्देश दिए हैं कि जो बाहरी कोई भी व्यक्ति अगर कोटद्वार में व्यापार करना चाहता है, और खास तौर पे फल और जो लगाते हैं, ठेली लगाते हैं, सब्जी और फल के जो विक्रेता हैं जो व्यापार करते हैं, उन पर विशेष तौर पर इसकी निगरानी की जाएगी। उनको यहाँ पे अगर व्यापार करना है कोटद्वार शहर के अंदर तो अब उन्हें परमिशन लेनी होगी, बाकायदा इसके लिए लाइसेंस भी इश्यू किया जाएगा नगर निगम की ओर से। और ये निर्देश दे दिए गए हैं क्योंकि हाल ही के दिनों में हमने देखा कई तरीके के ऐसे मामले सामने आए जब लोकल्स के साथ फल और जो सब्जी विक्रेता है उनकी लड़ाई झगड़े के वाकये सामने आए। तो इसके बाद जो पुलिस प्रशासन है, नगर निगम प्रशासन है और जो विधायक है, उन्होंने एक बैठक करी और उसके बाद ये तय किया गया कि अब जो बाहरी व्यक्ति अगर यहाँ पे कोटद्वार के अंदर व्यापार करना चाहता है, सब्जी बेचना चाहता है, फल बेचना चाहता है, तो उसके लिए एक लाइसेंस उसको इश्यू कराया जाएगा, उसके लिए एक आइडेंटिटी कार्ड उसको दिया जाएगा और उसको हर समय उसे अपने गले में डालना होगा। उसमें बकायदा उसका नाम होगा, उसका लाइसेंस नंबर होगा, वो कहाँ रहता है ये भी उसमें पूरा मेंशन किया जाएगा, ताकि कोई भी अगर इस तरीके से कोई वारदात होती है तो तुरंत उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका तुरंत थाने में जाके उसकी रिपोर्ट कराई जा सके। तो कई एक अच्छा कदम इसको माना जा रहा है और लंबे समय से मांग भी चल रही थी। लोग चाहते हैं कि अगर बाहरी व्यक्ति यहाँ पे व्यापार करना चाहता है तो वो कहीं ना कहीं अपने आइडेंटिटी के साथ यहाँ पे व्यापार करें, और उसी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। अब ये धीरे धीरे ये जो निर्देश है ये लागू किए जाएंगे। लाइसेंस के लिए लोगों को नगर निगम में जाना होगा, लाइसेंस लेंगे, परमिशन लेंगे और उसके बाद यहाँ पे व्यापार करेंगे जो भारी लोग हैं। और इसके अलावा जो लोकल्स है, जो लोकल्स में है और फल और सब्जी वो बेचना चाहते हैं शहर में, कोटद्वार में या मंडी में, तो उनके लिए भी परमिशन लेनी होगी, उनको लाइसेंस निर्गत किया जाएगा उनको भी, और उनके लिए भी आइडेंटिटी कार्ड अनिवार्य होगा। लेकिन खास तौर पर जो विशेष फोकस है वो भारी लोगों पर होगा, ताकि किसी भी तरीके की जो वारदात है या लड़ाई झगड़े जैसे मामले हैं वो
कोटद्वार शहर में ना हो। जी ठीक है अनुपम, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर अब आपको बताते हैं। बीईजी ग्राउंड में अग्निवीर भर्ती का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कई युवा भाग ले रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि करीब 10 दिन तक चलने वाली इस भर्ती के लिए पुलिस प्रशासन भी अलर्ट पर है। रुड़की में यह आयोजन किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि इस भर्ती में सीमित अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया है। प्रतिदिन करीब 1500 अभ्यर्थियों की भर्ती होनी है। साथ ही पुलिस प्रशासन ने भर्ती क्षेत्र के बाहर सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए हैं, ताकि कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। वहीं अभ्यर्थियों से अपील की गई है कि वो किसी गलत व्यक्ति के झांसे में बिल्कुल न आए। पुलिस भर्ती क्षेत्र पर नजर बनाई हुई है और भर्ती को शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराने के लिए सीओ रुड़की को नोडल अधिकारी बनाया गया है। अच्छी व्यवस्था दिख रही है और जिस प्रकार से यहाँ पर पुलिस प्रशासन और आर्मी वाले दिख रहे हैं, बहुत ही अच्छी व्यवस्था दिखने को मिल रही है। और आने वाले 12 तारीख को हमारे यहाँ पर फिजिकल टेस्ट होने वाला है। अभी तो काफ़ी अच्छी जो व्यवस्था है देखने को मिल रही है यहाँ पर, और काफ़ी जो बताया उन्होंने कि टाइमिंग टूमिंग की काफ़ी अच्छी सुविधाएं उन्होंने दे रखी है। अभी ये लिमिटेड भर्ती है, ऑलरेडी इसमें एडमिट कार्ड निर्गत किए जा चुके हैं, तो लगभग 1500 कुछ लोग यहाँ पर आने वाले हैं जो अभ्यर्थी हैं, जिनके यहाँ पर आज के दिन भर्ती में शामिल होंगे। इनके लिए प्रॉपर व्यवस्था की गई है। आप देख रहे हैं जैसी बैरिकेडिंग की गई है। संपूर्ण व्यवस्था को जितना एरिया है उसको सीसीटीवी कैमरों से आच्छादित किया गया है और लगातार इसमें पुलिस टीम इस पर मॉनिटरिंग कर रही है। साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था हेतु हमारे जो DFMDs लगाए गए हैं और रहने के लिए जो यहाँ पर अभ्यर्थियों को स्टेजिंग एरिया है उसको पूरा टेंट से कवर किया गया है। तो तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं। किस तरह के इंतजाम है जानने के लिए मनोज जुयाल हमारे साथ रुड़की से लाइव जुड़ चुके हैं। मनोज, कैसे हैं इंतजाम अग्निवीर भर्ती को लेकर, क्योंकि तय कर लिया गया है कि प्रतिदिन 1500 अभ्यर्थियों की भर्ती होगी और इसके लिए इंतजाम भी पूरी तरह से कर लिए गए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से यहाँ पे आज से जो भर्ती रैली है, अग्निवीर भर्ती शुरू हो जाएगी और 21 दिसंबर तक ये भर्ती चलेगी और इसको लेकर पुलिस प्रशासन और सेना ने तमाम सी व्यवस्थाएं की है। जो अभ्यर्थी हैं उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, उसको लेकर बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है, बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए और उनके रहने खाने की व्यवस्था की गई है। आपको बता दें जिस तरीके से पिथौरागढ़ में जो मामला हुआ था उसके बाद से यहाँ पे पुलिस प्रशासन पूरी हरकत में आया है और लगातार पिछले कई दिनों से बैठकें चल रही है ताकि जो अग्निवीर भर्ती है उसको शांतिपूर्ण संपन्न किया जाए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें पर डे जो 1500 अभ्यर्थी आएंगे उनको जो रहने की व्यवस्था है वो कुछ बच्चे जो होटलों में ठहर रहे हैं, कुछ जो पुलिस प्रशासन ने जो व्यवस्था की है उस टेंटों में रह रहे हैं। साफ जाहिर होता है कि जिस तरीके से यहाँ पे व्यवस्था की गई है, जो पिथौरागढ़ की घटना हुई है उसको ना दोहराया जाए, इस तरीके से यहाँ पे पुलिस प्रशासन का कहना है कि इस बार जो अग्निवीर भर्ती है वो लिमिटेड है, 1500 पर डे आएंगे तो उनकी व्यवस्था यहाँ पे की गई है और उनके साथ जो पेरेंट्स आएंगे उनकी भी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। और जो यहाँ पे अभ्यर्थी आएंगे उनको आज जानकारी के मुताबिक देर रात 2 बजे से जो भर्ती प्रक्रिया वो शुरू हो गई है और जो अभ्यर्थी है वो अपनी लाइनों में लग करके अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। उनका फिजिकल होगा, पहले जिन बच्चों ने फॉर्म भरा होगा और उसके बाद एडमिट कार्ड उन्हीं को इश्यू किया होगा वो ही उस ग्राउंड में प्रवेश कर पाएंगे। कहीं न कहीं ये भर्ती रैली पुलिस और प्रशासन के लिए एक चुनौती जरूर होगी, क्योंकि जिस तरीके से पिथौरागढ़ में जो घटना हुई थी वो घटना ना हो, लेकिन यहाँ पे जो सीमित बच्चे हैं ये साफ है कि यहाँ पे कम बच्चे हैं तो शहर भी थोड़ा बड़ा है और फैला हुआ क्षेत्र है, इसलिए कोई घटना यहाँ पे होने की संभावना कम है। लेकिन जिस तरीके से व्यवस्थाएं की गई है उस तरीके से पुलिस और प्रशासन अलर्ट मूड में है। उनका साफ कहना है कि इन 10 दिनों के अंदर कई अभ्यर्थी आएंगे और अपने जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें भाग लेंगे और जो सेना भी है उन्होंने भी व्यवस्था चाक चौबंद की है, उनके ग्राउंड में ये भर्ती होनी है। तो कहीं न कहीं जो ये भर्ती होनी है, जो अभ्यर्थी बाहर से आए हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, उनको रोडवेज बसें तक प्रोवाइड कराई गई है जहां से वो आएंगे या जिस जगह उनको छोड़ना है वो साफ किया गया है कि ताकि अभ्यर्थियों को इस तरीके से कोई दिक्कत ना हो और वो मैदान तक एक सुरक्षित तरीके से पहुंच सके। और जो बैरिकेडिंग लगाया गया है भगदड़ ना मचे, इसको लेकर ट्रैफिक प्लान भी तैयार किया गया है पुलिस की तरफ से कि एक ट्रैफिक प्लान के तहत ही
जो अभ्यर्थी हैं इस बैरिकेडिंग के अंदर जो ग्राउंड है, बीएसजी का ग्राउंड है, पवेलियन ग्राउंड है, उसमें प्रवेश कर सके और अपने जो भर्ती है उस लाइन में लग सके। उसका फिजिकल होगा और उसके बाद उनकी अगली प्रक्रिया होगी। फिलहाल पूरी प्रक्रिया ये 10 दिन तक चलने वाली है और प्रदेश और राज्य के कई जो अभ्यर्थी हैं वो इसमें भाग लेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए आपका मनोज जियाल। आगे बढ़ते हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर, देहरादून में धामी कैबिनेट की मीटिंग है। आज मीटिंग में आ सकते हैं कई अहम प्रस्ताव। सचिवालय में 12:30 बजे से कैबिनेट की मीटिंग होगी। करीब 1.5 महीने के बाद कैबिनेट की मीटिंग होने जा रही है। कैबिनेट के तमाम मंत्री मौजूद रहेंगे और 12:30 बजे से सचिवालय में ये महत्वपूर्ण बैठक रहेगी। तो कई प्रस्ताव यहां पर आ सकते हैं। 12:30 बजे से ये बैठक होगी। करीब 1.5 महीने के बाद कैबिनेट की यह अहम मीटिंग होने जा रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कल देर शाम को देहरादून के रैन बसेरों का निरीक्षण किया। सीएम धामी ने जरूरतमंदों को कंबल भी दिए। साथ ही बढ़ती ठंड में खुले आसमान के नीचे रह रहे लोगों से मुलाकात की। सीएम धामी ने ऐसे लोगों को कंबल बांटे। इस दौरान कई दिव्यांगों से सीएम धामी ने मुलाकात की और उन्हें कंबल दिए गए। दिव्यांगों ने सीएम धामी को अपनी समस्या बताई, जिसे सीएम धामी ने अधिकारियों से दूर करने के लिए कहा है। चारधाम यात्रा में अभी 5 महीने बाकी है, लेकिन सरकार इस बार अभी से अगले सीजन तक तैयारियों में जुट गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को चारधाम पर बड़ी मीटिंग की और सभी पक्षों के साथ बातचीत के साथ साथ अभी से व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। देखिए, हर साल होने वाली चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का फोकस भी चारधाम यात्रा पर है। अगले साल होने वाली चारधाम यात्रा के लिए मुख्यमंत्री ने अभी से काम शुरू करने को कहा है। मंगलवार को सचिवालय में मुख्य सचिव, डीजीपी समेत यात्रा से जुड़े विभागों को अभी से तैयारी करने के निर्देश दिए। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा, यात्रा से जिनका भी हित जुड़ा है सभी पक्षों से बात की जाए। वहीं हरिद्वार से लेकर बद्रीनाथ तक अभी से व्यवस्था फिट की जाए। पिछली यात्राओं का जो अनुभव है उसमें और क्या हम अच्छा कर सकते हैं, जहां पर भी जो भी पिछले यात्राओं में कमियां रही हैं उनको ठीक करने के लिए अभी से हम उसकी तैयारी शुरू कर रहे हैं, जिससे कि जो हमारी 2025 की यात्रा है वो यात्रा और अच्छी हो, बिना किसी विघ्न बाधा के हो, हर दृष्टि से लोगों के लिए आवागमन अच्छा हो और हमारे चार धाम से जुड़े हुए जो हमारे व्यापारी हैं, होटल वाले, ढाबे वाले, घोड़े खच्चर वाले, टेंट वाले, उन सब की भी बात सुन के, तीर्थ पुरोहितों की बात सुन के, धार्मिक सभा के लोगों की बात सुनकर, उनके भी सुझाव लेकर हम उसको अमल में लाएंगे। यात्रा प्राधिकरण बनाने की दिशा में भी ठीक ठोस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। सभी से बात करके वह भी जो है एक बड़ा हमारे लिए भविष्य के लिए अच्छा माध्यम बनेगा कि यात्रा हमारी सुचारू रूप से चलेगी। साथ में जो शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की गई है उस यात्रा को ठोस रूप देना और लोगों तक बात पहुंचाने के लिए। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने कहा कि शीतकालीन यात्रा को भी प्रमोट किया जाए और देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी सभी व्यवस्थाएं की जाएं। वहीं सरकारी गेस्ट हाउस बुकिंग पर 25% छूट देने का भी प्लान है। चारधाम यात्रा की अभी से तैयारियों का तीर्थ पुरोहितों ने भी स्वागत किया है। बहुत ही अच्छी पहल माननीय मुख्यमंत्री की और उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि अगर अभी से हम सोचेंगे इसके लिए तो तभी जो है पिछली बार बड़ी स्थितियां थोड़ा खराब हो गई थी, तो मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री इसके लिए बहुत ही चिंतित हैं और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इस कार्यक्रम को सही करेंगे और हम लोगों से भी बैठक करेंगे, जिससे कि हम वहाँ के चारों धाम की व्यवस्थाओं को अच्छा किया जाए और सुदृढ़ किया जाए। साल 2024 में पहले भीड़, ट्रैफिक जाम को लेकर यात्रा में दिक्कतें हुई, तो फिर केदारनाथ की आपदा ने यात्रा पर असर डाला। ऐसे में साल 2025 में होने वाली यात्रा की अभी से तैयारी करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं, ताकि अगले यात्रा सीजन में श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पंचायतों में प्रशासकों की नियुक्ति के मामले को लेकर 3 सदस्यों की कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी है। शासन को
ब्लॉक ग्राम पंचायत को लेकर रिपोर्ट सौंपी गई है। प्रशासक नियुक्त करने पर होना है फैसला। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, शासन को कमेटी ने रिपोर्ट सौंप दी है। ब्लॉक और ग्राम पंचायत को लेकर प्रशासक नियुक्त किए जाने हैं। निकाय चुनावों में हो रही देरी के चलते प्रशासक नियुक्त करने का फैसला लिया गया है और प्रशासक नियुक्त करने पर फैसला होना है। ऐसे में 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई है जिन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रशासन को सौंप दी है। प्रयागराज में अगले 13 जनवरी से 26 जनवरी तक होने वाले महाकुंभ के लिए यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीएम पुष्कर धामी को भी न्योता भेजा। यूपी से निमंत्रण मिलते ही उत्तराखंड भी इस महाआयोजन की तैयारियों में जुट गया है। यूपी के प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक महाकुंभ का आयोजन होगा। इस महाकुंभ में शामिल होने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी निमंत्रण भेजा गया है। निमंत्रण पत्र मिलने के बाद उत्तराखंड भी महाकुंभ की तैयारियों में जुट गया है। प्रयागराज महाकुंभ में उत्तराखंड सरकार भी अपना पंडाल लगाएगी ताकि उत्तराखंड से जाने वाले श्रद्धालुओं को वहां कोई दिक्कत न हो। इसके अलावा बसों का स्पेशल बेड़ा भी प्रयागराज के लिए लगेगा। सीएम धामी ने सचिव पर्यटन और सचिव संस्कृति को इसका विस्तृत प्रस्ताव बनाने के निर्देश दे दिए हैं। यहीं से निकलती हैं और यहीं से लाकर वहाँ संगम में मिलती हैं। संगम में गंगा यमुना का संगम होता है, तो ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है, खुशी की बात है कि कुंभ वहाँ पर आयोजित हो रहा है। तो हमारा हर तरह से यहाँ से, चाहे हमको जो स्नान इत्यादि के समय में जल की अत्यधिक आवश्यकता होती है, वो जल भी हम लोग यहाँ से उसको छोड़ेंगे, करेंगे और कुंभ में प्रतिभाग भी करेंगे। यहाँ से आवागमन के लिए भी, परिवहन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए भी हमने बैठक की है, जिससे कि हमारे राज्य से जाने वाले सभी हमारे साधु संत हैं, तीर्थयात्री हैं, आराम से जाएं और अपने स्नान करें। हरिद्वार में कुंभ के बाद अब प्रयागराज में महाकुंभ का महासमागम होगा। सीएम धामी को भेजे निमंत्रण पत्र में सीएम योगी आदित्यनाथ ने इच्छा जताई है कि इस सांस्कृतिक और धार्मिक समागम में उत्तराखंड के सांस्कृतिक दल भी शामिल हों। पत्र में योगी आदित्यनाथ ने ये भी आग्रह किया है कि इस महाकुंभ में देवभूमि के हर गांव से कम एक श्रद्धालु जरूर शामिल हो। सीएम धामी ने कहा कि देवभूमि से बड़ी संख्या में साधु संत और श्रद्धालु प्रयागराज जाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष करण माहरा ने कांग्रेस महासचिव और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी से मुलाकात की और प्रियंका गांधी को वायनाड से सांसद बनने पर बधाई दी। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच उत्तराखंड के मुद्दों को लेकर भी बातचीत हुई है। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने दावा किया कि बीजेपी के कई बड़े नेता कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते हैं। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी के कई नेता हमारे संपर्क में हैं और हाईकमान की अनुमति का इंतजार हो रहा है। वहीं करण माहरा ने कहा कि निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। साथ ही निकाय चुनाव में जीत का दावा भी किया गया। बीजेपी के कितने नेता कांग्रेस को ज्वाइन करें? बहुत सारे बड़े नेता हैं जो संपर्क में हैं और वो चाहते हैं वो कांग्रेस ज्वाइन करें। उसमें क्योंकि मैं चाहता हूँ हाईकमान का क्या विचार है उसको मैं समझ लूँ और उसके बाद ही हम कोई आगे कदम। नगर निकाय चुनाव आने वाला है, कांग्रेस की क्या तैयारियां हैं बीजेपी के मुकाबले? क्योंकि बीजेपी लगातार दावा कर रही है कि नगर निकाय चुनाव में भी कांग्रेस को बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा। देखिए, बीजेपी गलतफहमी में और गलत प्रचार कर रही है। अगर बीजेपी इतनी कॉन्फिडेंट थी तो टाइम पे चुनाव क्यों नहीं कराए? आपको याद होगा उनके प्रेमचंद अग्रवाल ने 3 बार अपने स्टेटमेंट चेंज किए, इवन एफिडेविट दिया है अपने कथन के विरुद्ध कोर्ट में, और लगातार किसी न किसी बहाने। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इसमें सभी लोगों को अपनी आवाज उठानी चाहिए। सीएम धामी ने इस मामले पर विपक्ष को भी आड़े हाथ लिया और कहा कि ऐसे दल सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं, वर्ग विशेष के तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। ये लोग छोटे छोटे मामलों पर कैंडल मार्च निकालते थे, लेकिन ऐसे दल इस समय गायब हो गए हैं। उनकी सच्चाई अब सामने आ रही है कि ऐसे लोग सिर्फ वोट बैंक के लिए काम करते हैं।
ही जघन्य तरीके से अत्याचार हो रहा है। निश्चित रूप से इसमें सबको अपनी आवाज़ उठानी चाहिए और ऐसे दल जो केवल यहाँ पर वोट बैंक की राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, एक वर्ग विशेष की राजनीति करते हैं, उनके वोटों के कारण से जो छोटी छोटी बातों पर धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, मौन जुलूस निकालते हैं, कैंडल मार्च निकालते हैं, वो सारे के सारे गायब हैं। वो उनकी सच्चाई आज पूरे देश के सामने, दुनिया के सामने आ रही है कि ये लोग केवल और केवल वोट बैंक के लिए काम करते हैं। पड़ोसी देश बांग्लादेश में लगातार अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ उत्तराखंड में भी मंगलवार को जगह जगह आक्रोश देखने को मिला। देहरादून, नैनीताल और हरिद्वार में हिंदू संगठनों ने रैली निकाली और बांग्लादेश में हो रहे अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद की। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म को फौरन रोकने के लिए भारत सरकार को दखल देनी चाहिए। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, इसमें भारत को दखल देनी चाहिए, भारत सरकार को, ये कहा गया। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पिथौरागढ़, हल्द्वानी और बागेश्वर की तीनों जगहों पर जन आक्रोश रैली निकाली गई। हम समाज के रूप में व्यवहार करते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में पिथौरागढ़, हल्द्वानी, बागेश्वर में जन आक्रोश रैली निकाली गई। हिंदुवादी संगठनों का कहना है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ यूनुस सरकार जिम्मेदार है। और अब एक नजर पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। हल्द्वानी में भी हिंदू संगठनों का गुस्सा देखने को मिला। यहां पर प्रदर्शन किया गया। भारत सरकार से अंतर्राष्ट्रीय दखल देकर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने की मांग की गई। बागेश्वर में भी जन आक्रोश रैली निकाली गई। कपकोट, गरुड़ और कांडा के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के इस्कॉन मंदिरों और हिंदू समुदाय पर हो रहे हमलों की कड़ी निंदा की। रुड़की के नगला इमरती के पास एक डंपर में आग लग गई। ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। बागेश्वर में कपकोट के रिखाड़ी में एक भालू ने ग्रामीण पर हमला कर दिया। जंगल की ओर जाते वक्त भालू ने हमला कर दिया। बुजुर्ग अस्पताल में भर्ती। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ अल्मोड़ा में हिंदुवादी संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया। बांग्लादेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी। पिथौरागढ़ में कांग्रेस ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में प्रदर्शन किया। पुतला जलाकर अपने गुस्से का इजहार किया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ कोटद्वार में कांग्रेस का प्रदर्शन। सिब्बल चौड़ बाजार के पास इकट्ठा हुए कांग्रेस कार्यकर्ता। ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन में प्रसिद्ध गायिका अनुराधा पौडवाल ने स्वामी चिदानंद मुनि से मुलाकात की। महाकुंभ को लेकर बातचीत। विकासनगर में आसन कंजर्वेशन रिजर्व के आसपास के ग्रामीण इलाकों में वन विभाग की टीम ने लोगों के साथ मिलकर स्वच्छता अभियान चलाया। पौड़ी के रामलीला मैदान में पौड़ी महोत्सव की शुरुआत हो गई। स्कूली छात्र छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम दिए। और वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं।